नमस्कार दोस्तों। चलिए आज डाइव करते हैं लाइफ के केमिकल ब्लूप्रिंट में। हम बात करने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। ये हैं क्या? ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हर जिंदा चीज को बनाते हैं, एक छोटे से एलिमेंट से लेकर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स तक। तो तैयार हो जाइए, हम इस अमेजिंग वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइफ किन केमिकल्स से बनी है। फिर हम सीखेंगे कि इन केमिकल्स को एनालाइज कैसे करते हैं। उसके बाद हम मिलेंगे लाइफ के लेगो ब्रिक्स यानी बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स से और देखेंगे कि वो कैसे जुड़कर बड़े बड़े बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और आखिर में हम प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर और लाइफ के स्पीड बूस्टर्स यानी एंजाइम्स पर फोकस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, केमिकल्स ऑफ लाइफ। यहाँ हम एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल से स्टार्ट करेंगे। सवाल ये है कि आखिर एक जिंदा चीज, चाहे वो एक प्लांट हो या आप और मैं, किस चीज से बने हैं? जरा एक मिनट सोचिए, क्या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और मान लीजिए जमीन का एक पत्थर, अर्थ्स क्रस्ट, क्या ये दोनों सेम केमिकल एलिमेंट से बने हैं? ये सवाल सुनने में सिंपल लगता है, पर इस पूरे चैप्टर का बेस यही है। तो इसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है। आंसर है हाँ भी और ना भी। देखिए, एलिमेंट्स तो वही हैं। अर्थ क्रस्ट में आपको ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कैल्शियम मिलेंगे और लिविंग बॉडी में भी। पर फर्क कहाँ है? फर्क है उनके रिलेटिव अबंडेंस में, मतलब कौन सा एलिमेंट कितनी मात्रा में है। आप इस टेबल में देखिए, एक ह्यूमन बॉडी में कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज जमीन के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा है। ऑक्सीजन तो चलिए दोनों में काफी है, लेकिन कार्बन ही तो लाइफ का आधार है, उसकी बैकबोन है। ओके, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि एलिमेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट है। पर अगला सवाल, इनको स्टडी कैसे करें? मतलब एक लिविंग टिश्यू के अंदर के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम अलग करके देखें कैसे? ये काम दोस्तों एक बायोकेमिस्ट के लिए डिटेक्टिव वर्क जैसा है। चलिए इस डिटेक्टिव स्टोरी को शुरू करते हैं। तो ये डिटेक्टिव वर्क होता कैसे है? प्रोसेस काफी सिंपल है। हम कोई भी लिविंग टिश्यू ले लेते हैं, जैसे लिवर का पीस या थोड़ी सी पालक। फिर उसे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ, Cl3COH के साथ एकदम पीस देते हैं। एक गाढ़ी सी स्लरी बना लेते हैं। फिर इस स्लरी को एक चीज क्लॉथ से यानी एक महीन कपड़े से छान लेते हैं। बस हमें 2 फ्रैक्शंस मिल जाते हैं। और ये 2 फ्रैक्शंस ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, जो लिक्विड छनकर नीचे आ गया उससे हम कहते हैं फिल्ट्रेट। इसको हम एसिड सॉल्यूबल पूल भी बोलते हैं, क्योंकि ये एसिड में घुल गया। इसमें होते हैं हजारों छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जो मटेरियल ऊपर कपड़े में रह गया, जो घुला नहीं, उससे कहते हैं रिटेंटेट या एसिड इनसॉल्यूबल पूल। इसमें मिलते हैं बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स। तो चलिए सबसे पहले उस फिल्ट्रेट यानी एसिड सॉल्युबल पूल के खजाने में झांकते हैं। इसमें जो मिलता है उन्हें हम कहते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और इनको समझने का सबसे अच्छा तरीका है, इन्हें लाइफ की लेगो ब्रिक्स मान लो। ये वही छोटी छोटी ईंटें हैं जिनसे लाइफ की बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं। आप यहाँ स्क्रीन पर इन्हीं लेगो ब्रिक्स के कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। देखिए, यहाँ अमीनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज जैसी शुगर्स हैं, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल हैं, और हाँ, वो नाइट्रोजिनस बेसिस भी हैं जिनसे डीएनए और आरएनए बनता है। इन सब की एक खास बात है, इनका मॉलिक्यूलर वेट जनरली 18 से 800 डाल्टन्स के बीच ही होता है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ये। तो इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हैं अमीनो एसिड्स। ये प्रोटीन्स बनाते हैं और इनका एक स्पेशल नेचर होता है जिसे ज्विटरायन कहते हैं। मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होल्ड कर सकते हैं। फिर आते हैं लिपिड्स। इसमें आते हैं फैटी एसिड्स, जो या तो सैचुरेटेड हो सकते हैं या अनसैचुरेटेड। फिर है हमारी शुगर्स, जैसे कि सिंपल मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज और राइबोज। और लास्ट में है नाइट्रोजनस बेसिस। ये 2 टाइप के हैं, प्यूरीन्स यानी एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन्स, साइटोसिन, थाइमीन और यूरासिल। ये आगे जाकर न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। ओके, तो लेगो ब्रिक्स यानी माइक्रो मॉलिक्यूल्स की बात तो हो गई। अब टाइम है उनसे बनने वाली बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखने का। हम बात कर रहे हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की। याद है वो एसिड इनसॉल्युबल पूल? हाँ, ये वही हैं जो उसमें मिलते हैं। बेसिकली ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से बने हुए लंबे लंबे पॉलीमर्स हैं। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि क्लासिक नीट क्वेश्चन ली है। सोचो, अगर लिपिड्स का मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम है तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल हुए, राइट? तो फिर वो एसिड इनसॉल्युबल यानी मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में क्या कर रहे हैं? इंटरेस्टिंग। ऐसा क्यों होता है? चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। देखो, लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट होते हैं।
जब हम टिश्यू को पीसते हैं ना, तो ये मेम्ब्रेन्स टूट जाती हैं और छोटे छोटे टुकड़े यानी वेसिकल्स बना लेती हैं। अब ये वेसिकल्स पानी में घुलते नहीं हैं, दे आर नॉट वाटर सॉल्युबल, इसलिए ये एसिड इनसॉल्युबल पूल के साथ फिल्टर नहीं हो पाते और ऊपर ही रिटेंटेट में रह जाते हैं। तो यहाँ से एक सुपर इंपॉर्टेंट नीट पॉइंटर निकल के आता है, लिपिड्स स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है, इस बात को अच्छे से याद रखना। अच्छा, अगर हम एक पूरे सेल का केमिकल ब्रेकडाउन करें तो उसमें सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? एनी गेसेस? इस टेबल को देखिए, सबसे ज्यादा है वाटर, पानी, एकदम सही, 70 से 90%। उसके बाद नंबर आता है प्रोटीन्स का। ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम्स में सीधा सीधा आ जाता है, इसलिए इस ऑर्डर को ध्यान में रखिएगा। तो अब हम फोकस करते हैं सबसे वर्सेटाइल बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स पर, यानी प्रोटीन्स। इन्हें आप लाइफ के मास्टर आर्किटेक्ट्स और हार्ड वर्कर्स दोनों कह सकते हो। ऐसा कोई काम नहीं है जो बॉडी में प्रोटीन्स ना कर रहे हों। प्रोटीन्स के फंक्शंस की लिस्ट तो एंडलेस है। जस्ट लुक एट दिस। कोलेजन, जो इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। इंसुलिन एक हार्मोन है। एंटीबॉडीज, ये हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं। और GLUT4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। और यहाँ 2 गोल्डन फैक्ट्स हैं फॉर नीट। पहला, कोलेजन एनिमल वर्ल्ड का सबसे अबंडेंट प्रोटीन है, और दूसरा, रूबिस्को पूरे बायोस्फीयर का सबसे अबंडेंट प्रोटीन है। दोनों ही सुपर इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक प्रोटीन का फंक्शन डिपेंड करता है उसके 3D शेप पर, और ये शेप 4 लेवल्स में डेवलप होता है। सबसे पहले है प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो बस अमाइनो एसिड्स की एक सीधे लाइन है। फिर आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसमें ये लाइन फोल्ड होकर अल्फा हीलिक्स या बीटा शीट्स बनाती है। इसके बाद आता है टर्शियरी स्ट्रक्चर, जो प्रोटीन का फाइनल 3D शेप है। यही शेप उसके फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसको स्टेबलाइज करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयोनिक बॉन्ड्स और डाइसल्फाइड ब्रिजेस जैसे कई फोर्सेस। और फाइनली, जब एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक साथ आती हैं, तो बनता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। बेस्ट एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन, जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती हैं। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइम्स। ये क्या है? ऑलमोस्ट सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स ही होते हैं, और ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम करते हैं। मतलब ये कि ये लाइफ के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को लिटरली लाखों करोड़ गुना बढ़ा देते हैं। दे आर द स्पीड डीमंस ऑफ आवर बॉडी। तो सवाल ये है कि एंजाइम्स ये मैजिक करते कैसे हैं? देखिए, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, जिसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। आप इस ग्राफ को देखिए, कितना क्लियरली दिखाया गया है। एंजाइम्स बस इसी एक्टिवेशन एनर्जी के पहाड़ को छोटा कर देते हैं, और जैसे ही बैरियर छोटा होता है, सबस्ट्रेट फटाफट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और इनका काम करने का साइकिल भी बड़ा सिंपल है। स्टेप 1, सबस्ट्रेट, जिसको हम S से दिखाते हैं, एंजाइम यानी E की एक्टिव साइट पर आके बाइंड करता है। स्टेप 2, एक टेम्पररी एंजाइम सबस्ट्रेट या ES कॉम्प्लेक्स बनता है। स्टेप 3, इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर रिएक्शन होता है और ES EP यानी एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में बदल जाता है। और स्टेप 4, प्रोडक्ट P रिलीज हो जाता है और हमारा एंजाइम बिल्कुल फ्री हो जाता है अगले सबस्ट्रेट के लिए। सिंपल। अब देखिए, एंजाइम्स थोड़े नखरेले होते हैं। उनकी एक्टिविटी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि टेम्परेचर। हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर वो डीनेचर हो जाते हैं, यानी उनका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। सेम चीज़ pH के साथ है। हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम pH भी होता है। फिर है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओगे, रिएक्शन रेट बढ़ेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद नहीं। उस पॉइंट को हम Vmax कहते हैं। और हाँ, कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको इनहिबिटर्स कहते हैं, जो एंजाइम की एक्टिविटी को बंद कर सकते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने एंजाइम्स को उनके फंक्शन के हिसाब से 6 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया है, और इनको याद करने के लिए एक मस्ट निमोनिक है OTLIL। चलिए इसको डिकोड करते हैं। O फॉर ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, T फॉर ट्रांसफरेजेस, H फॉर हाइड्रोलेजेस, L फॉर लाइएजेस, I फॉर आइसोमरेजेस और लास्ट वाला L फॉर लाइगेजेस। ये क्लासिफिकेशन एग्जाम्स के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, सो इस निमोनिक को जरूर याद रखना। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, कई एंजाइम्स अकेले काम नहीं कर पाते। उन्हें एक नॉन प्रोटीन हेल्पर की जरूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं कोफैक्टर। तो जो प्रोटीन वाला पार्ट है एंजाइम का, उसे कहते हैं एपो एंजाइम। जब इस एपो एंजाइम से कोफैक्टर जुड़ जाता है, तब जाकर बनता है एक्टिव एंजाइम, जिसे कहते हैं होलो एंजाइम। और ये कोफैक्टर्स भी 3 टाइप के होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, जो टाइटली बाउंड होते हैं, जैसे हीम,
कोएंजाइम्स जो लूजली बाउंड होते हैं जैसे NAD और मेटल आयंस जैसे जिंक। तो दोस्तों, आज हमने लाइफ की केमिकल ब्लूप्रिंट यानी बायोमोलिक्यूल्स को काफी डिटेल में समझा, लेकिन जाते जाते मैं आपके लिए थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, अगर एक प्रोटीन बस अमीनो एसिड्स की एक लाइन है, तो उस सीक्वेंस में सिर्फ एक अमीनो एसिड की गलती से, अ सिंगल मिस्टेक, कैसे सिकल सेल एनीमिया जैसी इतनी बड़ी डेविस्टेटिंग डिजीज हो जाती है। सोचिएगा जरूर। अगली बार मिलेंगे। थैंक यू।